आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 14 जनवरी है आज, दिन है गुरुवार और शाम का खबरनामा दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं अमन गुप्ता। तो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में एंट्री ले ली है और साक्षी महाराज क्यों कह रहे हैं कि ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा होगा। 2017 में मंत्रियों को विभाग बांटने से भी पहले महिला सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था वो अब कैसे काम कर रहा है, हर रोज कितने शोहदे पकड़े जा रहे हैं, जानेंगे। और गूगल ने इंस्टेंट लोन देने वाले कई ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है, तो इसे लेकर गूगल ने क्या कहा और अभी जो इंस्टेंट ऐप्स प्ले स्टोर पर हैं उन्हें किस आधार पर छोड़ दिया गया। और आखिर में बात होगी कि कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज के फाइनल मैच में टीम इंडिया के सामने क्या चुनौतियां हैं। लेकिन फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है, सुनिए खुशबू कुमार से। किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। भूपेंद्र सिंह मान पहले ही तीनों कृषि कानून का समर्थन कर चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के मुताबिक अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए एक बेटी को भी मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का ही सदस्य माना जाएगा, भले ही उस बेटी की शादी हो चुकी हो। उत्तर प्रदेश के बांदा में बाल यौन शोषण के मामले को लेकर एम्स के 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम चित्रकूट पहुंची है। डॉक्टरों की विशेष टीम पीड़ित बच्चों का मेडिकल करेगी। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे पर लगे रेप के आरोपों को लेकर पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि उन पर लगे आरोप गंभीर है और उन पर क्या एक्शन होगा, पार्टी में जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा। कोविड के नए स्ट्रेन से अब तक 109 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो गई है। उधर सरकार आने वाले दिनों में कोरोना वैक्सीन की सेफ्टी से जुड़ी एक नई कॉलर ट्यून लॉन्च कर सकती है। दरअसल वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं, कॉलर ट्यून के जरिए उन पर काबू पाने की योजना है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के फाउंडर और सीईओ जैक डोर्सी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट सस्पेंड करने के फैसले का बचाव किया है। हालांकि डोर्सी ने अपनी मजबूरियां बताने के साथ बैन के फैसले को लेकर अफसोस भी जाहिर किया है। WHO की वेबसाइट पर हाल ही में भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया गया था। अब इस मसले को भारत ने WHO के सामने गंभीरता से उठाया है। 8 महीने बाद चीन में कोरोना वायरस की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। इससे पहले मई में वायरस के कारण आखिरी मौत हुई थी। इस बीच WHO की विशेषज्ञ टीम जल्द ही चीन का दौरा कर सकती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट कल यानी शुक्रवार को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। वहीं खिलाड़ियों की चोटों से परेशान टीम इंडिया मैनेजमेंट प्लेइंग 11 पर अंतिम फैसला अब तक नहीं कर पाया है। शाम का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम अमन गुप्ता है। यूपी में विधानसभा चुनाव को अभी 1.25 साल बाकी हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मी अभी से बढ़ने लगी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी में पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं और 2022 के लिए मोर्चेबंदी करने में जुटे हैं। यहाँ यूपी में उन्हें ओम प्रकाश राजभर के रूप में एक साथी मिल गया है। दोनों की गलबहियां करते हुए फोटो आपने देखी ही होगी। तो राजभर की अगुवाई में छोटे और क्षेत्रीय दलों का एक गठबंधन बनाया गया है। नाम रखा गया है भागीदार संकल्प मोर्चा। इसी संकल्प मोर्चा के साथ इस बार पंचायत चुनाव में ओवैसी ताल ठोक रहे हैं। 2022 का इसे लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। हालांकि ओवैसी यूपी में पिछले पंचायत चुनाव से ही एंट्री ले चुके हैं। 2015 में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सूबे के 18 जिलों में 50 जिला पंचायत सदस्य की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटें जीती भी थीं। इस बार मुस्लिम वोटों और पिछड़ों को साथ लेकर वे बीजेपी और समाजवादी पार्टी को चुनौती देना चाहते हैं। कल ओवैसी जब वाराणसी से जौनपुर होते हुए आजमगढ़ पहुंचे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक सोशल मीडिया की पार्टी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्हें आजमगढ़ नहीं आने दिया गया। सपा सरकार ने उन्हें 12 बार पूर्वांचल आने से रोका और 28 बार उनका कार्यक्रम निरस्त किया। वहीं बीजेपी पर उन्होंने कट्टरता की राजनीति करने का आरोप लगाया। अब विधानसभा चुनाव में जब उनकी एंट्री हो गई है तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को तो होना तय है, क्योंकि ओवैसी के मोर्चे की निगाहें यूपी के उस पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वोट बैंक पर हैं जिसे
समाजवादी अपना मानती है। लेकिन उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ये कहते हैं कि उनकी पार्टी का इसमें फायदा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। तो क्या है साक्षी महाराज का ऐसा कहने की वजह, और ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा कैसे होगा और कैसे यूपी में बढ़ने की कोशिश में है ओवैसी? यही पूछा हमने वरिष्ठ पत्रकार और यूपी की राजनीति की अच्छी समझ रखने वाले रियाज हाशमी से। देखिए, साक्षी महाराज अपनी जगह सही है। असदुद्दीन ओवैसी जितना भी परसेंटेज वोट लेंगे, जितना परसेंट वोट भी वो लेंगे, जाहिर सी बात है उसका फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जब देश के अंदर पॉलिटिकली दो विचारधाराएं काम समानांतर रूप से कर रही हो, एक हार्ड हिंदुत्व और एक सॉफ्ट हिंदुत्व, तब ऐसे में मुसलमानों को ये लगता है कि उनके पास कोई अपनी लीडरशिप नहीं है। ये जो एक खालीपन पॉलिटिक्स के अंदर आया है, ओवैसी साहब उसी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, पंचायत चुनाव के बहाने उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो एक धमाकेदार एंट्री करने के मूड में है। वो कितना धमाका कर पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी राजभर साहब के साथ उन्होंने बातचीत की है, समझौता करेंगे, ठीक है, मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। पिछड़ा प्लस मुस्लिम के सहारे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी एंट्री करना चाहते हैं। और इससे आगे बढ़ करके अभी जो खबरें हमको सुनने को मिल रही हैं कि वेस्ट यूपी की करीब 100 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। असदुद्दीन ओवैसी की नजर इन सीटों पर भी है। अभी उन्होंने पूर्वांचल का दौरा किया है। नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द ही अगले 10-15 दिनों के अंदर वो दिल्ली एनसीआर से जो लगा हुआ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ वो अपना दौरा करने वाले हैं। और उनकी नजर उन्हीं सीटों पर रहे जहां मुसलमानों की आबादी 20 से लेकर के 40% तक है। अच्छा रियाज, ओवैसी आजमगढ़ में तो आने की कोशिश में 2016 से ही हैं। याद होगा जब से वहां के निजामाबाद में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। लेकिन चुनाव के मद्देनजर इस शहर को केंद्र में रखने की क्या वजह देखते हैं? देखिए, आजमगढ़ के को केंद्र बनाने के पीछे मुझे लगता है 2-3 मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद ये है कि आजमगढ़ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर चर्चाओं में शुरू से रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मुसलमानों की अगुवाई करने वाली समाजवादी पार्टी, उसके नेता मुलायम सिंह यादव वहां से नेतृत्व करते हैं समाजवादी पार्टी का, ठीक है। वहां मुस्लिमों की आबादी निर्णायक आबादी है, ठीक है। मुसलमान अब आज की तारीख में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी सभी को परख चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ऐसे में खुद को एक उम्मीद के तौर पर पेश कर रहे हैं और वो ऐसी जगहों को तलाश कर रहे हैं, ऐसी जगहों के ऊपर वो जा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं जहां से एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को मैसेज दिया जा सके कि जो खालीपन मुस्लिम पॉलिटिक्स के अंदर आया है उसको ओवैसी साहब पूरा करने वाले हैं। तो जैसा आपने बताया कि माइनॉरिटी नेतृत्व ओवैसी खड़ा करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ वो पिछड़ों को साथ में लेकर चल रहे हैं, तो इन समीकरणों का कितना असर और फायदा 2022 में उन्हें होगा? देखिए, असर तो पड़ेगा और उसका फायदा किसको होगा, बड़ा सवाल ये है। जाहिर सी बात है कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो जितना बटेगा बीजेपी को उसका उतना फायदा होगा। लेकिन इस डर से कि मुसलमान बट जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी, मुस्लिम वोटर अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करने वाला नहीं है। मुसलमान लगातार इस चीज को देख भी रहा है, समझ भी रहा है और उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात भी है कि उनकी आवाज उठाने वाला फिलहाल नेशनल लेवल पर या प्रदेश लेवल पर कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पूरी ताकत के साथ उनकी बात को देश के सामने रख सके, प्रदेश के सामने रख सके। 2017 का साल याद करिए, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार ने सत्ता में आते ही जो सबसे पहला काम किया वो किया एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना। वो समय ऐसा था जब पुलिसकर्मी सार्वजनिक जगहों पर लड़की के साथ मौजूद लड़के को सिर्फ शोहदे की नजर से देख रहे थे। इस शक में कई बार तो कितने ही बेकसूर लोगों को पुलिस ने पीट दिया। लेकिन समय बीतने के साथ पुलिस वालों का ये जोश ठंडा हो गया और एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ विलुप्त हो गया पता ही नहीं चला। फिर राज्य में हाथरस और बंदायूं गैंगरेप के बाद हत्या जैसी घटनाएं सामने आईं तो महिला सुरक्षा पर सवाल उठा और पूछा जाने लगा कि कहाँ है महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया स्क्वाड। तो इंडिया टुडे टीवी में एडिटर हैं अशोक उपाध्याय।
उन्होंने इस संबंध में एक आरटीआई दाखिल की और एंटी रोमियो स्क्वाड का अपडेट पूछा। मैंने उनसे बात की और जाना कि उनकी आरटीआई के जवाब में पुलिस प्रशासन ने क्या कहा है। वो उसमें सबसे प्रमुख जो बात आई कि 2017 से 2020 तक का डेटा उत्तर प्रदेश पुलिस ने हमें दिया, उसमें दिया कि 14,000 लोगों को एंटी रोमियो स्क्वाड में अरेस्ट किया था। मतलब कि हर दिन एवरेज 11 लोगों को ये स्क्वाड अरेस्ट करती है। दूसरा जो उसमें बात निकल के आया कि ये अभी भी उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्क्वाड कम से कम काम कर रहा है। तीसरा जो उन्होंने बताया कि हर स्क्वाड का जो कॉम्पोजिशन है, जो उसके जो नंबर है, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, वो वहाँ के नीड के हिसाब से घटते बढ़ते रहता है। तो वो कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, लेकिन हाँ हर जगह है और वो उसका स्ट्रेंथ जरूरत के हिसाब से वो घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो प्रमुख रूप से यही 3-4 चीज उस आरटीआई में सामने आई। तो अशोक जी, हर दिन 11 लोगों को अरेस्ट किया गया, तो स्क्वाड तो काम कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि घटनाएं भी हो रही हैं। तो इनमें कमी क्यों नहीं आ रही? क्या पहले की तरह स्क्वाड अब उतनी सख्ती से काम नहीं कर रहा है? जहां तक क्राइम के डेटा का सवाल है, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2017 में जितने क्राइम अगेंस्ट वीमेन रिकॉर्ड किया गया उत्तर प्रदेश में, वो 2020-19 में घट गया। लेकिन जो रेप के केसेस हैं 2017 के तुलना में 2019 में घट गए। तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन थोड़ा बढ़ा है, लेकिन रेप का केसेस जो रजिस्टर किया गया वो घटा है। ये थे इंडिया टुडे टीवी में एडिटर अशोक उपाध्याय। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। और भारत में पिछले 2 महीने से इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप्स को लेकर भारी बवाल मचा है। इन ऐप्स की वजह से कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। अकेले तेलंगाना में इन ऐप्स के चंगुल में फंसकर 6 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। और जब कई एजेंसीज ने सवाल उठाया तो आज गूगल ने इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की और इन्हें प्ले स्टोर से हटा दिया। तो किन आधार पर गूगल ने इन ऐप्स को हटाया है, यही पूछा मैंने आज तक रेडियो में टेक की खबरों पर नजर रखने वाले हमारे साथी मुंजिर अहमद से। गूगल का एक ऑफिशियल ब्लॉग आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से जो खबरें चल रही थी लोन ऐप्स की प्ले स्टोर पे जो फ्रॉड कर रहे हैं, तो इनमें से कुछ ऐप्स को गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है और कहा है कि ये जो ऐप्स थे वो आरबीआई की जो लोन को लेकर के गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर रीपेमेंट के लिए जो टाइमिंग है उसमें इन्होंने 30 दिन से कम दे रखी थी किन्हीं ऐप्स में। इनफैक्ट जो ब्याज होते हैं वो भी काफी ज्यादा ले रहे थे। ये लोग 60% से भी ज्यादा का ब्याज ले रहे थे। तो ये काफी भ्रामक थे और लोगों को जल्दी आपको लोन मिल जाएगा, ज्यादा कागज देने की जरूरत नहीं होगी और इस तरह के विज्ञापन दे करके फ्रॉड कर रहे थे। अब इसके बाद फ्लैग करना लोगों ने शुरू किया। इनफैक्ट तेलंगाना में केस भी दर्ज किया गया इन एप्स के ऊपर। इसके बाद अभी गूगल का आज ही स्टेटमेंट आया, उन्होंने बकायदा ब्लॉग लिखा और इसमें ये सारी बातें लिखी कि गूगल इस तरह के ऐप्स को अलाउ नहीं करता है क्योंकि ये पॉलिसी का उल्लंघन है। हालांकि अभी गूगल प्ले स्टोर पे लोन के ऐप्स हैं, लेकिन उनमें वही ऐप्स हैं जिसमें लोन चुकाने का टाइम मतलब मिनिमम वो 60 डेज है, क्योंकि कंपनी आरबीआई के गाइडलाइन का भी हवाला दे रही है। तो ये सारे रीजन थे। इसके अलावा और भी कई बड़े रीजन भी हैं जो फाइनेंशियल है लोन को लेकर के। तो उन सब वजहों से गूगल ने ऐप्स तो हटाए हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्लैरिटी बाकी है जो आने वाले समय में ही मुझे लगता है कि मिलेगी। अच्छा मुंजिर, किस तरह की गड़बड़ियां ये ऐप्स कर रहे थे? ये ऐप्स, पहली बात तो ये है कि इनके जो डेवलपर थे वो कई प्रॉक्सी यूज करके, इनफैक्ट मतलब जो डायरेक्ट डेवलपर होते हैं ना 2 तरह के, वो इनडायरेक्ट डेवलपर कई थे इसमें कि पता लगाना मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए कि ये कहाँ से आए हैं और फिर इनका सोर्स क्या है और क्रेडिबिलिटी क्या है। तो उसके बाद जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि ये इस तरीके से अपने आप को शो कर रहे थे गूगल प्ले स्टोर पे
कि आप जो भी कस्टमर जिन्हें जल्दी चाहिए होता है लोन, अभी जैसे बैंक में जाने में लोगों को पता होता है कि ज्यादा समय लगेगा, कागज वगैरह देने होंगे और कई सारी चीजें लगती हैं, ठीक है, तो ये उन्हीं का फायदा उठा रहे थे और डेटा जो है ना यूजर का, मतलब उनसे मांग करके पर्सनल डिटेल्स सारे रख ले रहे थे और ये कॉल करके एक तरह से हैरेसमेंट करने का भी काम कर रहे थे। कई ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली हैं कि हैरेस कर रहे थे लोगों को कॉल करके रीपेमेंट करने के लिए। तो अब चूंकि रीपेमेंट का जो एक टाइम है वो गूगल ने कहा कि हमारी पॉलिसी में जो टाइम है उससे कम का टाइम दे रहे थे, तो बेसिकली फ्रॉड कर रहे थे ये ऐप और इस वजह से हटाया गया। लेकिन अभी भी कई सारे ऐप गूगल प्ले स्टोर पे लोन वाले हैं जो अभी भी दावा करते हैं कि लोन जल्दी मिल जाएंगे आपको। ये थे आज तक रेडियो में टेक की खबरों पर नजर रखने वाले जर्नलिस्ट मुनसर अहमद। और अब बात भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टेस्ट सीरीज की। चोट की समस्याओं से जूझ रही टीम इंडिया ने कल गाबा में अपने पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में 11 फिट खिलाड़ियों को उतारने की उम्मीद है। पेट की मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से अंतिम टेस्ट से बाहर हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अब भी ट्रेनिंग सेशन के लिए भारतीय टीम के साथ हैं। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। निर्णायक मुकाबला शुक्रवार यानी कल खेला जाना है, लेकिन भारत ने चौथे टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 का अभी तक ऐलान नहीं किया। इससे पहले टीम इंडिया ने 3 टेस्ट मैचों की शुरुआत से एक दिन पहले ही अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका और इसका बड़ा कारण चोट है। जाहिर है कल ही टीम का ऐलान होगा, लेकिन आखिरी मैच में टीम इंडिया के लिए क्या चुनौतियां होंगी, इसे लेकर बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी ऋतुराज खेल पत्रकार मोहम्मद इकबाल से। इकबाल, स्वागत है आपका इस बातचीत में। धन्यवाद ऋतुराज। इकबाल, जिस तरह की समस्या से टीम इंडिया जूझ रही है, चोट की समस्या से टीम इंडिया के खिलाड़ी जूझ रहे हैं, कल मैच होना है गाबा में, लगता है आपको कि 11 फिट खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया उतरेगी, कल मैदान में उतर पाएगी? देखिए, उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम में जितने भी खिलाड़ी शामिल हों प्लेइंग 11 के अंदर वो सारे फिट हों, लेकिन ये दौरा वाकई बहुत ही बुरा रहा है इस लिहाज से कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी चोटिल हुए हैं। लेकिन अब उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसी तरह से हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि जिन खिलाड़ियों को छिटपुट चोट लगी है वो ठीक हो गए हों या ठीक हो रहे हों और मैच से पहले वो ठीक हो जाएं और मैदान पर उतरें। गाबा का ग्राउंड है, घास भी रख सकता है ऑस्ट्रेलिया क्रीज पे, लास्ट टेस्ट मैच है, डिसाइड होना है यहाँ से सीरीज। कल जब प्रैक्टिस के लिए टीम इंडिया उतरी ग्राउंड पे तो बुमराह नजर आए साथ में, मतलब तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं रखना चाहती। नहीं, देखिए, बुमराह तो खैर अब बाहर ही हो चुके हैं अंतिम टेस्ट मैच से, लेकिन क्योंकि उनका रहना वहां बहुत जरूरी है। जितने भी फास्ट बॉलर्स अब इंडिया के पास रह गए हैं वो सारे नए हैं। सिराज को ले लीजिए, सैनी को ले लीजिए, शार्दुल, नटराजन, ये सारे नए हैं। तो बुमराह एक तरह से एक गाइड का काम कर रहे हैं, एक तरह से मेंटोर का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका वहां रहना भी मुझे लगता है कि एक प्लस है भारतीय टीम के लिए। हालांकि वो नहीं खेलेंगे, ये बहुत बड़ा झटका है, बट उम्मीद करते हैं कि ये जो खिलाड़ी नए खिलाड़ी हैं उनसे बढ़िया प्रदर्शन निकलवाए भारतीय कप्तान। और बुमराह का ग्राउंड पे रहना ही नए खिलाड़ियों को एक हौसला देता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है उनसे नेट पे। बेशक, बिल्कुल सही। बुमराह के पास काफी तजुर्बा है और जाहिर सी बात है कि उन्होंने जिस तरीके की क्रिकेट खेली है, जिस तरीके से वो आज तक इम्प्रेशन अपना डालते आए हैं, वही चीजें मुझे लगता है कि सिराज, सैनी, नटराजन और शार्दुल को वो सिखा रहे होंगे। बट वाकई ये दौरा अगर हम देखें ऋतुराज, तो अगर हम अंतिम टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो यकीनन बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ये, क्योंकि एक के बाद एक खिलाड़ी जो है बाहर होते गए हैं इस दौरे से। और मतलब हम जो बच गए हैं अब जिन खिलाड़ियों के साथ, वो 1 टेस्ट, 2 टेस्ट या कोई डेब्यू करने जा रहा है, इस तरह के गेंदबाजों के साथ हम बच गए हैं। तो सोचिए कि इस परिस्थिति में अगर हम सीरीज जीतते हैं तो मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक लम्हा होगा भारतीय टीम के लिए, ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को उनके घर में हरा करके सीरीज जीतना। गेंदबाजी से बल्लेबाजी की ओर लौटते हैं इकबाल, पृथ्वी शॉ का खेलना तय माना जाए? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि कई सिनेरियोज बनेंगे ऋतुराज, क्योंकि अगर पहली बात तो ये कि हनुमा विहारी की भी रिपोर्ट यही है कि वो नहीं खेल रहे हैं अंतिम टेस्ट मैच में, जडेजा नहीं खेल रहे हैं, बुमराह नहीं खेल रहे हैं, तो ये 3 खिलाड़ी जो है वो बाहर जाएंगे। तो अब इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आप क्या लेकर के आना चाहते हैं, किन को लेकर के आना चाहते हैं?
अगर आप पृथ्वी शॉ को खिलाते हैं तो आप उनको ओपन ही कराना चाहेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उनको इस तरह का परफॉर्मेंस ओपनिंग पार्टनरशिप ने पिछले टेस्ट मैच में दिखाया है, लगता नहीं है कि उससे छेड़छाड़ किया जाना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं वही आ रहा था कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने जिस तरीके की एक पार्टनरशिप की दोनों पारियों में, उससे एक स्थायित्व अब आ गया है टॉप ऑफ द ऑर्डर। उससे छेड़छाड़ करना कतई जो है वो सही नहीं रहेगा। तो ऐसे में हनुमा विहारी का रिप्लेसमेंट कौन होगा, नंबर 1। नंबर 2, जडेजा का रिप्लेसमेंट कौन होगा, और फिर जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट कौन होगा। अगर हनुमा विहारी की जगह पर आप लेकर के आते हैं रिजवान साहा को और पंत को एज ए बैट्समैन खिलाते हैं, एक ऑप्शन ये हो सकता है। बुमराह की जगह पर शार्दुल ठाकुर को लेकर के आ सकते हैं और जडेजा की जगह पर कुलदीप यादव को आप टीम में शामिल कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जडेजा का चला जाना ये एक बहुत बड़ा लॉस इंडियन टीम के लिए होगा, क्योंकि वैसा खिलाड़ी आपके पास कोई है नहीं। वॉशिंगटन सुंदर वहां है जरूर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो जडेजा का इम्पैक्ट है वो वॉशिंगटन सुंदर डाल पाएंगे। तो ऐसी सूरत में आपकी बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर होगी ही होगी, क्योंकि बैलेंस गड़बड़ाया है ऋतुराज हनुमा विहारी और जडेजा के चले जाने से। शार्दुल ठीक है, एक गेंदबाज को रिप्लेस कर देगा, वो रिप्लेस कर देंगे बुमराह को, लेकिन जहां तक बैटिंग में स्ट्रेंथ का सवाल है वो वहां पर थोड़ा सा इंडियन टीम लैक करेगी। अब डिपेंड करता है कि मयंक अग्रवाल को अगर आप खिलाना चाहते हैं, अगर वो फिट हैं तो क्या उनको आप मिडिल ऑर्डर के अंदर डालना चाहेंगे। फिर ये भी एक सवाल है, साहा को नहीं खिला करके आप मयंक को खिला सकते हैं, लेकिन कहाँ खिलाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। शुक्रिया इकबाल अपना समय देने के लिए। धन्यवाद ऋतुराज। तो कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में टीम इंडिया के सामने क्या चुनौतियां होंगी, इसे लेकर बात कर रहे थे ऋतुराज मोहम्मद इकबाल से। फिलहाल दिन भर में बस इतना ही, लेकिन उससे पहले पढ़कर आपको सुनाते हैं एक चिट्ठी जो भेजी है हमें लोकेश सलारपुरी ने। लिखते हैं कि आज तक रेडियो का ये प्रयास बहुत अच्छा है। आज तक रेडियो सुनकर बहुत हल्का महसूस होता है। करंट अफेयर्स को ऑडियो पर सुनना हम जैसे रेडियो युग के लोगों के लिए मुंह मांगी मुराद सरीखा है। इस मुश्किल कार्य को करने के लिए आज तक रेडियो और उसकी पूरी टीम को साधुवाद। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ फीचर्ड प्रोग्राम साप्ताहिक स्तर पर शुरू किए जाएं, जैसे खेल, फिल्म, संगीत के क्षेत्र की गतिविधियों को लेकर। तो लोकेश, बिल्कुल आपके सुझाव पर ज़रूर काम किया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी छोटी टीम है और जैसे ही हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे तो हम इस पर काम करना शुरू करेंगे। और लोकेश के अलावा हमारे और भी कोई सुनने वाले हमें अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो radio@aajtak.com पर दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमारी मौजूदगी है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह हम हैं। वहाँ पर जाइए, हमें फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है अमन गुप्ता। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।